हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वाटर इरोजन के बारे में। ठीक है, तो ये सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये पूरा का पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, अपने पूरे कॉन्सेप्ट हमारे इस वीडियो के थ्रू क्लियर कर लीजिए। ठीक है, और इसे ज़रूर आपके कुछ क्वेश्चंस फंसेंगे जो यूपीएससी में है, आईएफएस में है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या-क्या आज के इस टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है, इस वीडियो के थ्रू। तो मैं बता दूं, आज हम लोग अभी समझेंगे पीवाईक्यूज का नेचर। ठीक है, पीवाईक्यूज में से हम लोगों ने जो पहली वीडियो मैंने लॉन्च की थी, तो उसमें से पूरे के पूरे पीवाईक्यूज के एनालिसिस थे, तो आप वो जरूर देखिएगा। वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा उस वीडियो के थ्रू। ठीक है, फिर वाटर इरोजन क्या है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, मतलब मैकेनिज्म, कॉजेज क्या है और मैनेजमेंट या प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या होते हैं या मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये सारी की सारी चीजें हम लोग इस वीडियो के थ्रू कवर करेंगे। तो पीवाईक्यूज का नेचर के बारे में बात करें तो वाटर इरोजन में से जो इरोजन के कॉजेज क्या होते हैं, ठीक है, और इसके टाइप्स सब ज्यादा आता है। वाटर इरोजन क्या है, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, मींस प्रोसीजर या मैकेनिज्म है पूछते हैं। फिर बात करें इसके मेथड्स कौन कौन से हैं, सॉइल कंजर्वेशन के मेथड्स, वाटर इरोजन अफेक्टेड एरियाज में से कौन कौन से मेथड्स हैं। फिर मैनेजमेंट, इनके कौन कौन से मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम मैनेजमेंट करते हैं। फिर बात करें प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेशन, यही सब आ जाता है, और कुछ स्पेशल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ये सारी की सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। और इस टाइप कुछ पूछ लेते हैं क्वेश्चंस जो है। ठीक है, ये सारे का सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं वाटर इरोजन क्या होता है। बहुत ही आसान शब्दों में बताऊंगा आपको, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से। जैसे हमने वाटर इरोजन के बारे में या फिर सॉइल इरोजन के बारे में देखा था हमने ना, कि अभी तो हम लोग वाटर इरोजन के बारे में पढ़ रहे हैं, बट सॉइल इरोजन जो मैंने पढ़ाया था उसमें से क्या बताया था कि वाटर इरोजन सबसे सिंपल डेफिनेशन है, डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑफ सॉइल फ्रॉम लैंड सरफेस। ठीक है, क्या है, फ्रॉम डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑफ सॉइल फ्रॉम लैंड सरफेस ड्यू टू एक्शन ऑफ वाटर। क्या, ड्यू टू एक्शन ऑफ वाटर। यहाँ पे वाटर इरोजन हो रहा है तो मीन्स वाटर ही प्रीडोमिनेटली एक्ट करेगा। ठीक है, और दूसरी लैंग्वेज में बात करें तो लॉस ऑफ सॉइल फ्रॉम लैंड सरफेस बाय रनिंग वाटर, जिसे कि हमें रन ऑफ वाटर बोलते हैं। रनिंग वाटर मतलब जो बारिश होती है, ठीक है, और सरफेस से पड़ती है और सरफेस के थ्रू प्रॉपर बहता जाता है। ठीक, तो वो रन ऑफ वाटर बोलता है, बोलते हैं हम इसको। ठीक है, और इस टाइप की इरोजन क्या बोलेंगे, वाटर इरोजन। ठीक, आई होप इतना क्लियर होगा, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है, और आप इसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपनी कॉपियों में, अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने समझा वाटर इरोजन क्या है। अब इसमें देखिए डायग्राम के थ्रू समझिए, ये क्या है, रेनफॉल हो रही है। ठीक है, फिर ये यहाँ पे रेनफॉल ड्रॉप्स पड़ी तो मिट्टी यहाँ से हट हट के जा रही है, फिर नीचे इधर देखी जा रही है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, डिटैचमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, डिटैचमेंट। फिर क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स यहाँ से डिटैच होके ट्रांसपोर्ट हो रही है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, मतलब एक जगह से जाके दूसरी जगह, फिर यहाँ आके डिपॉजिट हो गई। ठीक है, अब इतना मेरे ख्याल से क्लियर होगा सब। इसलिए मैंने सबसे ज्यादा जो जितना आसान हो सकता है आपको समझाने के लिए, मैंने उतनी आसानी के लिए ही ये डायग्राम रखे हैं, उतनी ये सिंपल डेफिनेशन रखी है, ताकि आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहे। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स कौन कौन से होते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। सबसे पहले क्या होता है, स्प्लैश। स्प्लैश इरोजन पहली बार हो सकता है, अगर आप पहली बार इरोजन पढ़ रहे हो तो आपको टर्मिनोलॉजीज में भी काफी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन थोड़ा सी प्रैक्टिस करेंगे, बस एक दो रिवीजन कर लेंगे, वीडियो को दोबारा रिमाइंड कर लेंगे, ठीक है, तो फिर आपको याद हो जाएगा पूरा। स्प्लैश, सीट और ड्रिल, फिर लास्ट में गली। इसके अलावा भी और भी कुछ होते हैं, बट जो मेन प्रोसीजर होता है वही मैं बताऊंगा, जो मेन मेन टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो मैं एक एक करके सब लोग, इन सभी को हम लोग आराम से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बात करें स्प्लैश इरोजन की। ये क्या होता है भाई, हम तो पता ही नहीं है स्प्लैश इरोजन, तब क्या करें। तो स्प्लैश इरोजन क्या होता है, रेन ड्रॉप। ठीक, आप इस इमेज को देखिए, बारिश हुई, ठीक है, सीधा अटैक करी सॉइल सरफेस को। अब क्या हो रहा है, इसके थ्रू मिट्टी देखिए ऐसे जा रही है, हट रही है वहां से, तो क्या हो रहा है, स्प्लैश हो रहा है बिल्कुल। रेन हुई, ये पहला स्टेज होता है, इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ सॉइल इरोजन। ठीक है, थ्रू द एक्शन ऑफ वाटर। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। फिर इसमें क्या होता है, जब बारिश होती है, ये दूसरे डायग्राम के थ्रू आप समझिए, यहाँ पे बारिश हुई, ड्रॉप आई, यहाँ पे पड़ी, ठीक है, और ऐसे क्या
दूर दूर तक हट रही मिट्टी। और जो डिस्टेंस हो सकती है कितनी हो सकती है, पहले तो हम हाइट की बात करें तो मिट्टी कितनी ऊपर तक जा सकती है, ठीक है। ये है हवा में 50 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर तक जा सकती है, लेकिन हॉरिजॉन्टली मींस ऐसे ऐसे कितनी दूर तक जा सकती है। ऊंचाई मैंने बताया कि 50 सेंटीमीटर मींस 50 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर तक जा सकती है, लेकिन हॉरिजॉन्टली दूर दूर तक कितना जा सकती है, 1.5 मीटर्स मैक्सिमम तक जा सकती है, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है कहाँ गया हमारा, बाकी डिपेंड करता है इसके ऊपर रेन ड्रॉप की या रेनफॉल की इंटेंसिटी पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड स्टेज का ये मैंने तो ये बता दिया आपको, लेकिन ये स्लोप है, तो स्लोप में क्या होगा, और भी हो सकती है, दूर जा सकती है, जैसे कि यहाँ पे अभी इतना थोड़ा जा रही थी, बाकी दूर तक जा सकती है। तो मैटर करता है, स्लोप सबसे ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। तो ये पहला स्टेज होता है सॉइल इरोजन का, जो वाटर के थ्रू हो रहा है, और इसमें से कितनी दूर तक जा सकते हैं, ये वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप क्लियर रखिएगा, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर होगा। ये नेक्स्ट स्टेज होती है, ये कौन सी है, नेक्स्ट स्टेज सीट इरोजन। पहले क्या हो रहा है, स्प्लैश, फिर सीट मींस वैसे रेन क्या होगा, थोड़ा थोड़ा एक्शन होता जाएगा, रेन के एक्शन से क्या होगा, एक छोटी सी थिन लेयर हट जाती है, मींस क्या होता है, यूनिफॉर्म जो लेयर होती है, यूनिफॉर्म रिमूवल ऑफ सरफेस सॉइल इन थिन लेयर्स बाय रेनफॉल एंड रन ऑफ वाटर, मींस रेनफॉल हो रही है और वाटर जो रन ऑफ का वाटर है उसके थ्रू धीरे धीरे एक यूनिफॉर्म सीट है, बट वो जो सॉइल की सीट है वो धीरे धीरे वो भी कट के जा रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, सीट इरोजन। पहले क्या था, स्प्लैश, फिर उसके बाद क्या आया, सीट, स्प्लैश, सीट, ठीक है। तो अब ये हमारा सेकेंड स्टेज हो गया, और आप इस इमेज के थ्रू देखिए कुछ चैनल्स बने हुए हैं, ठीक है। चैनल्स को मैं बताऊंगा क्या है, लेकिन एक देखिए, आप देखिए पूरी एक लेयर, थिन लेयर पूरी हट गई है यहाँ से, इसका इरोजन हो गया है, मीन्स काफी ज्यादा लार्ज स्केल में इरोजन हुआ है इसका। अब थर्ड स्टेज में बात करें तो रिल इरोजन, ये कौन सा थर्ड स्टेप होता है, या थर्ड टाइप बोलें, ठीक है। अब बात करें इसमें क्या होता है कि अब ये देखिए छोटे छोटे चैनल्स हैं, ठीक है, रिल मतलब इसको रिल बोलते हैं, ठीक है, छोटे छोटे चैनल्स बने जा रहे हैं, ठीक है, ये छोटे महीन हैं। अभी आप इनको जब प्रैक्टिस करेंगे, जिस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं, टिलेज प्रैक्टिसेस, उनके थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं। रिल इरोजन का मतलब क्या होता है कि जब रन ऑफ स्टार्ट हो जाता है चैनलाइजेशन के थ्रू, मींस रन ऑफ चैनलाइज हो जाता है, जैसे मान लीजिए अभी पानी था ऐसे ऐसे सब हर डायरेक्शन में बह रहा था, ठीक है, सब डायरेक्शन, लेकिन अब क्या होगा, अब एक एक चैनल फॉर्म कर लेगा, पतले पतले चैनल बन जाएंगे, ठीक है, उसके थ्रू पानी बहेगा, तब क्या होगा, रिल इरोजन, ठीक है। और चैनलाइजेशन बिगन्स एंड इरोजन इज नो लॉन्गर यूनिफॉर्म, मतलब पहले क्या हो रहा था, सीट सीट के फॉर्म में इरोजन हो रहा था, लेकिन अब क्या होगा, जो रन ऑफ हो रहा है चैनलाइज हो जा रहा है, ठीक है, एक एक धारा में बह रहा है, एक लाइन में बह रहा है, ठीक है। तो इतना क्लियर है, मेरे ख्याल से डायग्राम इसलिए मैंने रखा है कि आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए, जो मैं पढ़ाऊं बिल्कुल एक बार में दिमाग में धंस जाए, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है कि जब रन ऑफ की स्पीड क्या होती है, ये स्टार्ट कब होता है, जब रन ऑफ की स्पीड जो होगी, पानी की बहने की स्पीड होगी 0.3 टू 0.7 मीटर एमएम पर सेकंड, ठीक है, इतनी स्पीड हो जाएगी तभी चैनलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। हम लोगों ने थ्री स्टेज बात कर ली, फिर बात आई गली इरोजन की। गली इरोजन क्या होता है, ये लास्ट स्टेज होती है, ठीक है, गली इरोजन। अब वही जो चैनल्स थे ना, थोड़े छोटे छोटे चैनल्स थे, रील्स थी, ठीक है, और उसका बड़ा फॉर्म। अब ये देखिए पहले छोटा चैनल रहा होगा, अब उसका ठीक है इतना बड़ा बड़ा पूरा एरिया कवर कर लिया, इसको क्या बोलेंगे, गली इरोजन, ठीक है। और इसका शेप आप देखिए, ये यू टाइप का आ रहा है ना लगभग, तो ये क्या होता है, सबसे खतरनाक होता है, इसको आप नॉर्मल प्रैक्टिसेस के थ्रू कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल प्रैक्टिसेस के थ्रू कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसके पहले जो स्टेज था रिल इरोजन, उस टाइम पे आप कंट्रोल कर लेते तो कंट्रोल कर लेते, अदरवाइज अब ये कंट्रोल नहीं होगा जल्दी से, इसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। अब इससे क्या होता है, कल्टीवेशन में भी इशू आते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, एक एडवांस स्टेज होता है वाटर इरोजन का, ठीक है, चैनलाइजेशन का लास्ट स्टेज या फिर एडवांस स्टेज ऑफ वाटर इरोजन। साइज ऑफ द अनचेक्ड रिल्स इंक्रीजेस ड्यू टू रन ऑफ, वही मैंने बताया ना कि जब चैनल्स होते हैं, थोड़े थोड़े रिल्स होती हैं, इनको अब उस टाइम पे नहीं कंट्रोल किया आपने, अब क्या होगा, वो बड़े हो गए हैं, क्या हो गए, बड़े हो गए हैं, ठीक, तो क्या होगा, गली का फॉर्मेशन होगा। टाइप्स
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये भी, क्योंकि कुछ पीवाईक्यू कुछ आए थे पीवाईक्यूज़, उनमें से हम लोगों ने देखा था टाइप्स के बारे में गली इरोजन, खासकर आईएफएस के एग्ज़ाम के लिए पूछा गया था। तो ये टाइप देख लीजिए, एक यू शेप का हो गया, ठीक है? फिर ये क्या होगा? वी शेप का। हमेशा क्या होगा, सबसे पहले ये बनेगा वी शेप, इसके बाद फिर यू शेप, ठीक? हमेशा ये ध्यान दीजिएगा। लास्ट में एक होता है ट्रेपेज़ोइडल, ठीक है? इसका कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं होता, लेकिन हमेशा ये इन दोनों को ध्यान दीजिएगा। ये क्या होता है, बाद में ये वी शेप वाला कन्वर्ट होगा किसमें, यू शेप में, क्योंकि ये डेवलप हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। बट ये क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ठीक है? अब ये क्या डेवलप हो चुका है, ये यू शेप में आ चुका है लगभग, ठीक है? तो आई होप इतना क्लियर होगा आपको, बहुत ही मैं आसान तरीके से समझा रहा हूँ। अगर आपको ये अभी मैं थोड़ा-सा ब्रीफ में बता रहा हूँ, ठीक है? जितना रिलेवेंट है उतना ब्रीफ में बता दे रहा हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा और भी कंटेंट चाहिए डिटेल में सब कुछ, तो फिर मैं कुछ दिनों में प्रीमियम कंटेंट लॉन्च करूँगा, जिसमें आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ डिटेल में बताऊँगा, ठीक है? तो मैं जैसे अगर कुछ प्रीमियम कोर्स कोई भी लॉन्च करूँगा, तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। तो आप उसको परचेज़ कर सकते हैं और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट होगी, ठीक है? और नोट्स मैं यूपीएससी के लिए रिलीज़ करूँगा, वो भी प्रीलिम्स के जस्ट बाद ही मैं कोशिश करूँगा रिलीज़ करने की, ताकि आपको बेनिफिट मिल सके उन सब का। अभी लेक्चर्स तो सारे के सारे फ्री मिल रहे हैं, ठीक है? तो आप नोट्स परचेज़ कर सकते हैं बाद में, जैसे प्रीलिम्स रिलीज़ कंप्लीट होता है, ठीक है? तो अब हम नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, गली। ये गली हमने पढ़ लिया, अब ये स्ट्रीम बैंक। स्ट्रीम बैंक क्या होता है, बहुत ही आसान है। क्या होता है, अब नदियों के किनारे देखिए, रिवर्स के किनारे, रिवर साइड पे देखिए, तो ये क्या होता है, रिवर बह रही है, ये मिट्टी कटाव जो हो रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रीम बैंक। मीन्स ये स्ट्रीम है, रिवर को वी आर कॉलिंग रिवर एज अ स्ट्रीम, बट स्ट्रीम बैंक मीन्स साइड जोन, बैंक वाला किनारा, किनारा का एरिया, यहाँ पे क्या है, इरोजन, ठीक है? तो ये स्ट्रीम बैंक इरोजन बहुत ही आसान। आप डायग्राम, मैंने इसीलिए डायग्राम आपको बहुत ही आसानी के लिए समझाने के लिए रख दिया है, ठीक है? तो आपको क्लियर रहे, ठीक है? तो ये क्लियर होगा मेरे ख्याल से। अब बात करें फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फैक्टर्स। फैक्टर्स के बारे में पूछा जाता है। क्लाइमेटिक फैक्टर्स, जिसमें से सबसे ज्यादा रेनफॉल है। रेनफॉल की इंटेंसिटी क्या है, रेनफॉल जितनी ज्यादा होगी इरोजन उतना ही बढ़ता चला जाएगा, ठीक है? टेम्परेचर कैसा है, मीन्स टेम्परेचर अगर हाई होता है तो रेनफॉल ऑब्वियसली थोड़ी कमी होती है, बहुत ज़्यादा हाई होता है तो रेनफॉल कम होगी, और उससे क्या होगा, इरोजन थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है? और इससे टेम्परेचर अगर हाई रहेगा तो वहाँ पे विंड इरोजन का भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तो सबसे ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे रेनफॉल इंटेंसिटी। रेनफॉल जितनी ज़्यादा और जितनी तेज होगी, इरोजन उतना ही तेज होगा, ठीक है? और उतनी ज़्यादा मिट्टी का कटाव, मीन्स सॉइल का लॉस होगा। टोपोग्राफी, जैसे कि मैंने डायग्राम में बताया था ना स्प्लैश इरोजन में, उसमें क्या था कि जब स्लोपी एरिया था, क्या था, स्लोपी, तो यहाँ पे जब रेन ड्रॉप स्ट्राइक कर रही थी, तब क्या था, मिट्टी दूर दूर तक जा रही थी। बट प्लेन एरिया था, वहां पे मिट्टी का मैक्सिमम 150 1.5 मीटर तक जा रही थी। यहाँ पे ज्यादा चली जाती है, 2.5 या 3 मीटर तक जा सकती है। वो डिपेंड करता है स्लोप पे। स्लोप मतलब क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल है, अब इसको ऐसे कर दीजिए, समझिए, ठीक है? एक बार क्लियर करके फिर बताता हूँ आपको। स्लोप, ढलान जिसे बोलते हैं, ठीक है? ये देखिए, ये माउंटेन रीजन है, तो इसे क्या बोलेंगे, स्लोप। अगर स्लोप ज्यादा होगी तो वाटर इरोजन ज्यादा होगा, सिंपल सी बात, ठीक है? डिग्री ऑफ स्लोप मैटर करती है, जितनी स्लोप की परसेंटेज ज्यादा होगी उतना ही इरोजन ज्यादा होगा। फिर बात करें वेजिटेशन की। वेजिटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोला जाता है वेजिटेशन कवर हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। वेजिटेशन कवर क्या करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, रूट्स, जो प्लांट की रूट्स होती हैं, वो सॉइल को होल्ड करके रखती हैं। उससे क्या होता है, उससे होता क्या है कि जब होल्ड करके रखते हैं तो इरोजन कम होता है, बहुत ही ना के बराबर होता है, या फिर नहीं होता। वैसे तो नेचुरल वे में देखा जाए तो फिर थोड़ा थोड़ा माइनर तो होता ही है, बट जो जहाँ पे प्लांट्स होंगे, ग्रास होगी, वहां पे इरोजन बहुत ही कम होगा, आप हमेशा देखिएगा, ठीक है? तो क्या होता है, जो इसमें क्लियर हो गया हम लोग वेजिटेशन। सॉइल के पार्टिकल्स, सॉइल कैसी है, सॉइल का नेचर कैसा, सॉइल की हेल्थ कैसी है, सॉइल का अगर अभी आप नए हैं, सॉइल के बारे में नहीं जानते हैं, सॉइल के लेक्चर्स लेना चाहते हो, तो मेरे जाके प्रीवियस जो सीरीज थी सॉइल साइंस की, आप उसको देख सकते हैं। उससे और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब सॉइल पार्टिकल्स की बात करें तो इसमें जैसे सैंडी सॉइल है, लूज रहती है, सैंडी सॉइल क्या लूज होगी, तो उसमें क्या होगा, इरोजन ज्यादा होगा, ठीक है? क्ले में उतना इरोजन कम ही होगा, क्योंकि वो आपस में एग्रीगेट बंधे रहते हैं। सॉइल का स्ट्रक्चर अच्छा होगा तो क्या होगा, इरोजन कम होगा, लेकिन पुअर स्ट्रक्चर होगा तो इरोजन जल्दी हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्या है ना,
इंटरलिंक्ड है। इसीलिए मैंने कहा था सॉइल इरोजन की पूरी सीरीज देखिए आप, पूरी ना देखिए तो आप जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं वो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, सॉइल स्ट्रक्चर सॉइल हेल्थ के बारे में जो भी मैंने बताए हैं। तो फिर ये बात करें ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन अल्टीमेटली हम तो ऐसे हैं ही कि कहीं ना कहीं जाके अपना टांग घुसेड़ देते हैं, वो कहीं ना कहीं इंटरफियर करते ही हैं, कहीं मशीनरी चलाएंगे या कहीं कुछ करेंगे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे, उससे क्या होगा, इरोजन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये सारे मेन फैक्टर्स हैं, ये हमेशा काम आते हैं, आप इनको नोट्स करके नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए, कितने फैक्टर्स हम लोगों ने देखे, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 पॉइंट्स, हमेशा 5 पॉइंट्स फार्मूला बनाइए। मैं भी यही करता हूँ, 5 पॉइंट फार्मूला, कोई भी टॉपिक पढ़ो 5 पॉइंट उसके पढ़ लो, बस बहुत है। 5 चीजों में अगर समरी बना ली 5 लाइंस में तो बहुत है उतना, क्योंकि उसके आगे आपको टाइम नहीं मिलेगा लिखने का, सिंपल सी बात है। अब ये देखिए आईएफएस वाले बंदे जरूर ध्यान दें, जो भी बच्चे आईएफएस के लिए ध्यान दे पढ़ रहे हैं वो जरूर ध्यान दें। इसमें क्या, यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन पीवाईक्यूज में देखेंगे, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, देख लीजिएगा आप। और कुछ सिविल सर्विसेज वाले भी ध्यान दें, उनको भी मिलेगा ये कहीं ना कहीं, ठीक है, लेकिन ये कम आता है बट आता जरूर है। आईएफएस वाले जरूर ध्यान रखें। ये क्या होता है यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन, ये कहते हैं, एक साइंटिस्ट थे विस्केमेयर, ठीक है, विस्केमेयर, इन्होंने 1959 पे ये इक्वेशन डेवलप की थी, जिसे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन, ठीक है। क्या, यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन। इसमें से क्या है, इससे मतलब क्या है, इससे ये पता चल जाता है, हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं या एस्टिमेट कर लेते हैं कई सारे फैक्टर्स के थ्रू कि पर एनम, पर हेक्टेयर कितनी सॉइल का लॉस हो रहा है इरोजन के थ्रू। कौन सा इरोजन, वाटर के इरोजन, यहाँ पे हम विंड की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे वाटर इरोजन का ही कंसीडर कर रहे हैं। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, पहले तो हम यहाँ पे देखिए क्या है, ए यहाँ पे क्या, प्रेडिक्टर सॉइल लॉस इन टन पर हेक्टेयर पर ईयर, एक साल में एक हेक्टेयर में कितनी टन सॉइल का लॉस हुआ है। आर का यहाँ पे क्या, रेनफॉल इरोजिविटी फैक्टर, ठीक है, के क्या है, सॉइल इरोडिबिलिटी फैक्टर। एल लेंथ ऑफ स्लोप, स्लोप का परसेंटेज क्या है, लेंथ क्या है, स्लोप स्टीपनेस फैक्टर, सॉइल कवर एंड मैनेजमेंट फैक्टर्स, और लास्ट में क्या, इरोजन कंट्रोल फैक्टर्स। ये सारे के सारे जो डायमेंशन है इनको कंट्रोल, इनको मेजर किया जाता है और इससे फाइनली कैलकुलेट करते हैं क्या है कि सॉइल का लॉस कितना हो रहा है, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन, ठीक है। बिल्कुल क्लियर होगा, सिंपल, मैंने बहुत ही आसान क्रिस्प कंसाइज वे में बता दिया आपको, ठीक है। चलिए, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, यूपीएससी वाले जरूर ध्यान दें इसमें से, खासकर सिविल सर्विसेज वाले और आईएफएस वाले तो उनको ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है, मैनेजमेंट, कहीं भी है आपको मैनेजमेंट ध्यान देना है। मैनेजमेंट क्या है सीन, ये अब कोई प्रॉब्लम है तो उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपको मैनेजमेंट करना होगा। तो दो टाइप की मेजर्स होते हैं, पहला मैकेनिकल मेजर्स, सेकंड क्या है, एग्रोनॉमिक मेजर्स। मैकेनिकल में एक टाइप और आ जाता है जैसे कि टेक्निकल टाइप का थोड़ा, उसमें क्या रहेगा, इंजीनियरिंग मेथड्स, तो ये भी इंजीनियरिंग के थ्रू ही आते हैं, बट हम लोग जो पढ़ना है, जो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है, कंटूर बंड्स, टेरेस बंड्स, ग्रेडेड बंड्स। घबराइए मत, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा हर एक चीज की पिक्चर, ताकि वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए दिमाग में, ठीक है। तो अभी मैं बिल्कुल ब्रीफ में पढ़ा रहा हूँ, टाइम कम है इसलिए मैं सारे के सारे आसानी से कवर कर दे रहा हूँ, ताकि आपको कम समय में आराम से कवर कर सकें। फिर एग्रोनॉमिक मेजर्स, ये सब ज्यादा पूछा जाता है, अगर आप पीवाईक्यूज मैंने मेरी पहली वीडियो देखा होगा, उसमें से क्या, कंटूर क्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, मल्चिंग। मैं इसको आसानी से समझाता हूँ आपको, ये देखिए, कंटूर प्लाविंग क्या है, ये देख, कंटूर क्या होता है, कंटूर क्या है, कंटूर में विंड इरोजन वाला जो आएगा लेक्चर उसमें बहुत अच्छे से समझाऊंगा, अभी आप बस थोड़ा समझ लीजिएगा फिर आके इसको देख लीजिएगा। कंटूर क्या होता है कि जैसे ये है, ठीक है, हाथ मतलब ये है, अब ये जी इस हाइट की जो एक एक लेंथ है ना, इसको हम एक लेवल बना लेंगे, मतलब एक एलिवेशन जो है इनका सेम है तो इसको हम लाइन बना देंगे। तो उसी तरह क्या होता है, कंटूर एक सेम एलिवेशन की लाइंस होती हैं, ठीक, कंटूर्स होते हैं, तो कंटूर बोलते हैं, जो लाइंस है उनको कंटूर्स बोलते हैं, और उन्हीं के बीच में थ्रू वो करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, उसको कंटूर प्लाविंग या कंटूर फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। कंटूर बंड्स मतलब अगर आप मिट्टी के बंड बना दें, बंड क्या होता है, खेत है, ये बंड बना दिया आपने, ठीक है, ये बंड बना दिया, इसके बीच में आप फार्मिंग करने लगे, पेड़ पौधे उगाने लगे, तो क्या हुआ, कंटूर फार्मिंग, कंटूर कल्टीवेशन ये उसे बोलते हैं। टेरेस फार्मिंग मीन्स जो माउंटेन वाला एरिया होता है, माउंटेन ऐसा है, उसको क्या कर दिया आपने,
ठीक है? ये अब ऐसे स्लोप थी तो वाटर की जो इंटेंसिटी है वो तेज थी बहने की। अब क्या हो गया, वाटर धीरे-धीरे। अब यहाँ पे आप कल्टीवेशन कर सकते हैं। जो फील्ड्स है ना, ये कल्टीवेशन भी कर सकते हैं। ठीक है? बस ये होता है टेरेस फार्मिंग का। इसके बाद फिर क्या है, एक कंटूर बंडिंग। बंडिंग मतलब क्या है, एक सेम एलिवेशन पे लाइन बनाना। जैसे कि मैंने बताया था ना कि ये बंड, ये बनी है ना मिट्टी का, ठीक है? कंटूर बंड, ठीक है? तो बंड से ये हो गए। फिर बात करें ये कंटूर लाइंस। एग्रोनॉमिक मेजर से मैंने बात की थी, जैसे कि ये देखिए कंटूर क्रॉपिंग मैंने बताई है, स्ट्रिप क्रॉपिंग और मल्चिंग ये क्या होते हैं। अब आप इस इमेज में देखिए, ये कंटूर क्रॉपिंग है। सेम एलिवेशन पे क्या है, कंटूर लाइंस बनी हुई हैं और ये कल्टीवेशन हो रहा है। इससे क्या हो रहा है कि जब पानी ऐसे बहेगा ना, तो धीरे धीरे पहले तो प्लांट्स के रूट्स में जाएगा, रूट्स के थ्रू सॉइल में जाएगा। ठीक, तो इरोजन क्या हो गया, कम हो गया। उसी तरह अब इसमें देखिए स्ट्रिप क्रॉपिंग, बीच में ये खाली छोड़ दिया है, फिर एक लाइंस बना दी है, तो ये स्ट्रिप स्ट्रिप में क्रॉपिंग हो रही है। ठीक, अब मल्चिंग क्या होता है, ये देखिए स्ट्रॉ पड़ा है, ये प्लांट रेसिड्यू वाला मटेरियल, इससे क्या होगा, वाटर कंजर्वेशन होगा। और प्लांट्स लगे हैं तो इससे क्या होगा, वाटर का इरोजन नहीं होगा, वाटर के थ्रू जो सॉइल का इरोजन है वो कम हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं मल्चिंग। मल्चिंग मतलब क्या है कि अल्टीमेट गोल क्या होता है कि मॉइस्चर को कंजर्व करना। मल्चिंग का सीधा मतलब यही होता है। और मल्चिंग कई सारे वे में यूज किया जाता है, बेनिफिशियल होता है। इसका जो बेनिफिट क्या होता है, मैं जो डिटेल में ये सारे सारे कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस है ना, खासकर एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, ये मैं एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा इसके बाद, विंड इरोजन के बाद। ठीक है, उसमें मैं बताऊंगा कौन कौन सी प्रैक्टिस, हर चीज को थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। अभी तो मैंने ब्रीफ में समझा दिया है आपको। तो आई होप ये सारी की सारी चीजें आपको क्लियर होगा। हम लोगों ने आज फिर से मैं रिकॉल कर लेता हूँ, हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है। हम लोगों ने कवर किया है आज पीवाईक्यूज, नेचर, ये पहली वीडियो से मैंने कवर कर लिया था। पीवाईक्यूज रीजन पूछते हैं, टाइप्स पूछते हैं, कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस पूछ लेते हैं, बस इतना पूछते हैं। ठीक है, विंड वाटर इरोजन क्या है, फिर इसके टाइप्स क्या होते हैं, कॉजेस, कॉजेस में तो सब एक वही है, मैं बताऊंगा। लैंड डिग्रेडेशन जो इसकी पिछली वीडियो थी वो होता सारे कॉजेस। जैसे कि इसमें क्या डिफॉरेस्टेशन और जो फैक्टर्स हैं, आप उन्हीं को डेरिवेटिव बना के आप कॉजेज लिख दीजिए। ठीक है, सिंपल है, इसी मैंने उनको लिख दिया था, सारे फैक्टर्स हैं उन्हीं को कॉज बोलते हैं। कॉजेस हम लोगों ने कवर कर लिया, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, तो ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। सो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है लैंग्वेज के रिगार्डिंग, अगर आपको इंग्लिश में भी लेक्चर चाहिए या बाइलिंगुअल चाहिए, कोशिश मैं करता हूँ कि बाइलिंगुअल है, बट ये प्रेफरेंस जो बच्चों की रहती है हिंदी हिंदी, इसलिए मैं हिंदी में ही प्रेफर कर रहा हूँ। अगर आप कहेंगे कमेंट्स के थ्रू तो मैं फिर इसको और शिफ्ट करने की कोशिश करूंगा, ताकि ये साउथ इंडिया के या हर जगह के बच्चे देख सकें और बेनिफिट ले सकें मेरे लेक्चर्स के थ्रू। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप नए हैं तो आपको पता नहीं होगा टेलीग्राम चैनल के बारे में। हमारा यूपीएससी के बच्चों के लिए एक डेडिकेटेड चैनल है टेलीग्राम पे। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, और उस लिंक के थ्रू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और इम्पोर्टेंट नोट्स हैं मैं उसमें अपलोड करता हूँ, तो आपको उससे मिलती जाएंगी। ठीक है,